हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हमने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, राज्य के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में हमने ये बताया था अध्याय 7 में, और ये अध्याय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अध्याय 8 है। तो मौलिक अधिकार जो थे वो मानव के अधिकार थे, हम सभी के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के अधिकार थे। तो इसमें के बाद में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से हम लोग राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेंगे और किस प्रकार से राज्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है, इसको पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो परिचय है, इसको भाग 4 में रखा गया तथा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में रखा गया है, तथा इसको 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा व दर्शन है। फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट को यदि आत्मा कहा जा सकता है तो डीपीएसपी को संविधान का दर्शन कहा जा सकता है। इस प्रकार संविधान के राज्य नीति तत्व का ये परिचय था। इसके बाद में उद्देश्य क्या था कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष उद्देश्य था कि उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना। उच्च आदर्श, समानता तथा स्वतंत्रता बनाए रखना, फिर लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, ना कि पुलिस का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जिसके साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया: समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी। समाजवादी, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिकवादी भागों में बांटा गया। समाजवादी में यह बताया गया कि समाज का कल्याण होना चाहिए। गांधीवादी में बताया गया कि ग्राम पंचायतों का निर्माण होना चाहिए तथा उनको उनकी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तथा उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत में एक आ गया कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा कल्याणकारी, समानता का व्यवहार करने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नए तत्व और जोड़े गए। 22वें संविधान संशोधन 1976 में और जोड़े गए और कहा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग अस्पताल बनाएंगे और अवसर की सुविधा प्रदान करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। और भी एक बात और जोड़ी गई कि समान न्याय के लिए गरीब वर्ग के व्यक्तियों को कानूनी सहायता, समानता के लिए कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। फिर मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि यदि तत्वों को पीछे संस्तुति क्या थी, इनका कारण क्या था, तो BN राव सलाहकार ने व्यक्ति के अधिकारों को 2 भागों में बांटा। एक न्यायोचित फंडामेंटल राइट, दूसरा गैर न्यायोचित। न्यायोचित के माध्यम से हम लोग अपने अधिकारों का रक्षण करेंगे तथा गैर न्यायोचित के कारण कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में राज्य का कर्तव्य विधि बनाने से इसे इस्तेमाल करें। राज्य का कर्तव्य ये होगा कि विधि बनाने में डीपीएसपी का प्रयोग करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करें। फिर ये गैर न्यायोचित क्यों है, ये न्यायोचित क्यों नहीं है, गैर न्यायोचित क्या है, इनको न्यायालय में क्यों हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, इनके लिए न्यायालय में क्यों नहीं जा सकते हैं, गैर न्यायोचित क्यों है डीपीएसपी। तो देश के पास जिस समय संविधान का निर्माण हुआ तथा जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय हमारे पास में उतनी ज्यादा धन नहीं था, हम लोग गरीब वर्ग के आते थे। देश के पास आर्थिक संसाधन नहीं है कि सभी को सब कुछ उपलब्ध कराया जा सकते। इतना संसाधन नहीं होता है, किसी इतनी जनसंख्या है कि इतना साधन नहीं था कि सबको समान रूप से उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए भी डीपीएसपी को गैर न्यायोचित रखा गया तथा विविधता और पिछड़ेपन वाला देश है, इसलिए भी इस डीपीएसपी को गैर न्यायोचित रखा गया। फिर उसके बाद में इसकी आलोचना की जा सकती है कि इसके पास में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, इसके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को फॉलो करने के लिए, लागू करवाने के लिए हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, इसलिए इसको कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये कह करके पुकारते हैं और इसको तर्कहीन व्यवस्था बोलते हैं और रूढ़वादी परंपरा बताते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहते हैं? रूढ़वादी परंपरा है। फिर उसके बाद में संवैधानिक टकराव। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग लागू करते हैं कल्याणकारी योजनाओं में, तो इसमें टकराव होता है। टकराव किसके किसके बीच होता है? केंद्र में टकराव प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के बीच होता है, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव होता है। इस प्रकार से टकराव होता है, केंद्र के बीच टकराव लगता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव लाता है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक टकराव लाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण केस भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण केस आते हैं, जैसे चंपाकम दोराई जन
दोराई जन केस मामला आया, जो डीपी मामला 1951 में आया, डीपीएसपी को लेकर आया और कहा गया कि डीपीएसपी से ज्यादा फंडामेंटल राइट के पास शक्तियां हैं। इसलिए इसके बाद में दोबारा एक आयोग आया, गोलकनाथ मामला आया 1967 में, और इसमें कहा गया कि आपातकाल के दौरान डीपीएसपी की शक्तियां ज्यादा होंगी, फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट की शक्तियां सीमित कर दी जाएंगी। फिर मिनलवा मिल्स मामला आया 1980 में, इसमें कहा गया कि यदि फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जा सकता है तो डीपीएसपी की शक्तियां बढ़ सकती हैं। तो फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, डीपीएसपी और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य या केंद्र अपनी इसका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक ये अध्याय 8 को बताया। इसके बाद में नेक्स्ट अध्याय लेकर आएंगे, अध्याय 9, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के द्वारा ही लाया गया था, जिसको 51 का में रखा गया है, 51 का भाग 4 का में रखा गया है, उसको कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। और इसी प्रकार माइंड में बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।